हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था फिजिक्स की डेफिनेशन, तो उसके लिए सजेशन है कि उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, फिजिक्स का इंटरेस्ट क्रिएट हो। उसकी कुछ फिलोसफिकल बातें मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, यूनिट, डायमेंशंस, मेजरमेंट्स एंड क्वांटिटीज। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स का मतलब था कि हमारे अराउंड हमेशा बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन नेचर में जो कुछ भी होता है उसका एक पैटर्न होता है, वो किसी लॉ के थ्रू होता है। तो उन्हीं लॉज को डिस्कवर करना, उनकी स्टडी करना, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। अब जब हम कोई लॉ बनाते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक ये ब्लॉक है, ये चौक का टुकड़ा है, और मेरे पास एक और ये टुकड़ा है, ये नोटबुक है। अब जैसे हम लोगों ने कोई लॉ बनाया कि अर्थ इन दोनों को अपनी तरफ खींचती, तो ये तो सही है कि दोनों को सेम अमाउंट से अपनी तरफ नहीं खींचेगी, इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगी, इस पर कम फोर्स लगाएगी। तो फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो दोनों में डिफरेंट आ रही होगी। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें डिफाइन करना है। तो पहला तो होता है जब हम लोग कोई लॉ बनाते हैं तो उसमें क्वांटिटीज आती हैं। अब क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। क्वांटिटी जैसे कोई मेजरमेंट है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, उस अगर किसी चीज को हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटी। जैसे मास है, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। टाइम है 2 घंटा, 3 घंटा, 10 सेकेंड, 2 मिनट, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हमने। तो क्वांटिटीज जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज दे सकते हैं। तो जब लॉज डेवलप होते हैं, फॉर्मूले बनते हैं, तो बहुत सारी क्वांटिटीज बनती हैं। तो उन क्वांटिटीज उन्हें बोलेंगे जिनको न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे, बेसिक क्वांटिटीज हैं। तो बहुत सारी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करेंगी, जैसे जैसे लॉज आते चले जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटीज आती चली जाएंगी। अब बात आती है जैसे कोई क्वांटिटी आ गई, सपोज एक सिंपल लॉ है जो सभी को पता रहता है। सिंपल लॉ है F इक्वल टू GM1M2 अपॉन R स्क्वायर। GM1M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर M1 एक क्वांटिटी, M2 एक क्वांटिटी, R एक क्वांटिटी, तो इन सबको में न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। अकॉर्डिंगली हमारा फोर्स डिफाइन होता है। तो जैसे बात करते हैं मास, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास एक नोटबुक है और मेरे पास ये चौक है। तो अब ये सी बात है कि दोनों के मासेस डिफरेंट होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आता है फिर मास डिफाइन किसको किया जाए। ये सारी चीजें यूनिवर्सल नहीं होती, ये सारी चीजें मैन मेड होती। नेचर अपने अंदर क्वांटिटीज की वैल्यूज नहीं डिफाइन करता है, वो क्वांटिटीज की वैल्यूज हम डिफाइन करते हैं कि इसको अगर मैं मास बोलता हूं तो इस मास की वैल्यू कितनी आएगी, और वो डिपेंड करेगा हमने रेफरेंस कितना लिया। सपोज मैंने बोला इस चौक को मैंने 1 ले लिया, किसका मास 1 है, और ये किताब उससे 100 गुनी बड़ी, तो अगर ये 1 मास है तो इसका मतलब ये 100 मास हो गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें डिफाइन करनी पड़ती है एक यूनिट, कि हम यूनिट वैल्यू किससे लेते हैं, और कोई वैल्यू किसी यूनिट वैल्यू से कितनी बड़ी है। जैसे मैंने बोला कि मैंने यूनिट वैल्यू इसको डिफाइन कर लिया, इस पेन को। अब मैंने बोला कि यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी, तो मैंने ऐसे मेजर करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस रीजन की जो लेंथ है वो इसकी 6 टाइम्स है, और ये हमारी हो गई यूनिट वैल्यू मतलब 1। तो मैं बोल सकता हूं इसकी जो लेंथ आएगी वो 6 आ रही होगी। तो यूनिट वैल्यूज हमें डिफाइन करनी पड़ती है, और उसके लिए
एक कॉन्फ्रेंस होती है कि पूरी दुनिया में वो एक साथ एक ही जैसे तरीके से एक्सेप्टेड हो गया। ऐसा नहीं कि हमने लेंथ की यूनिट 1 मीटर अलग मान लिया और किसी ने 1 मीटर को कुछ और मानना शुरू कर दिया। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया यूनिट्स। तो पहले फिलहाल इसी की बात करेंगे, क्वांटिटीज और यूनिट्स की बात करेंगे। और आज हम लोग क्वांटिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे, कुछ बेस क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है कि जिनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जा सकती हो, जिनको, अब दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, एक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा नॉन मेजरेबल। तो जब बात करेंगे नॉन मेजरेबल, तो ऐसी बहुत कम क्वांटिटीज होती हैं। जैसे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, जब क्वांटम मैकेनिक्स बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, तो वहां पर जब पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करेंगे, तो जो साई फंक्शन आएगा वो एक नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी होगी। अदरवाइज हम लोग जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो सारी की सारी मेजरेबल, मतलब क्वांटिटी भी होनी चाहिए और मेजर ना हो सके तो वो नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है। और बाकी जो अपने सिलेबस में देखेंगे ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटीज, वो सारी कैसी होंगी, मेजरेबल। अब क्वांटिटी से नहीं बोलते कि कमरा एक क्वांटिटी है, इट्स नॉट अ क्वांटिटी। कोई बिल्डिंग, इट्स नॉट अ क्वांटिटी। क्वांटिटी होनी चाहिए जो मेजर की जा सकती हो। ये तो ऑब्जेक्ट्स है, मैं बोलता बुक, इट्स नॉट अ क्वांटिटी। लेंथ क्वांटिटी है, इसका मास क्वांटिटी है। टाइम एक क्वांटिटी है। गैलेक्सी इज नॉट अ क्वांटिटी, अर्थ इज नॉट अ क्वांटिटी। अर्थ का डायमीटर एक क्वांटिटी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे बहुत सी क्वांटिटी है, क्वांटिटीज क्या होती है, जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होते जाते हैं, लॉज बनते जाते हैं, फॉर्मूले बनते जाते हैं, तो नई नई क्वांटिटीज आने लगती। जैसे मान लो फिजिक्स जब कम डेवलप हुई होगी तो एक लेंथ, मास, टाइम ये क्वांटिटी डिफाइन करी, फोर्स डिफाइन करी। फिर और डेवलप हुई तो चार्ज भी क्वांटिटी आने लगी। फिर और डेवलप हुई तो करंट भी क्वांटिटी आ गई। फिर और डेवलप हुई, बीच में थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया, हीट भी क्वांटिटी आ गई। फिर एंट्रोपी भी क्वांटिटी आने लगी। तो जैसे जैसे नेचर रिवील होता है, डिस्कवरीज होती जाती है, नए नए लॉज बनते जाते हैं, तो नई नई क्वांटिटीज फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इंक्लूड करते रहना पड़ता है। तो कितनी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, कितनी और होने वाली, डिपेंड करेगा क्वांटिटीज उनके अकॉर्डिंग है कितनी। तो फिलहाल हम लोग आज तक की बात करेंगे कि कितनी क्वांटिटीज डिफाइन की जा चुकी है। तो जब बात करते क्वांटिटीज की, तो कुछ क्वांटिटीज लिखने की कोशिश करते हैं जो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। जैसे एक क्वांटिटी है लेंथ, बहुत सिंपल सी क्वांटिटी, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मास एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग किलोग्राम, ग्राम में लिखते हैं। डेली यूज में आती लेंथ, मास। हम लोगों की हाइट कितनी है, 6 फीट, 5.5 फीट, या इंचेस में, या हम लोग ज्योमेट्री की कॉपी में लिखते थे इस लाइन की लेंथ सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में। मास रोज ही बात करते हैं। सब्जी खरीदने गए, चीनी खरीदने गए, आटा खरीदने गए, इतने किलोग्राम, इतने किलोग्राम। हम पैदा होते हैं तो वजन नापा जाता है, इतने किलोग्राम। तो मास, लेंथ ऐसी यूनिट्स है जो बहुत यूज करते हैं। टाइम भी बहुत यूज करते हैं, सुबह शाम तक घड़ी देखते हैं, क्लास इतने बजे शुरू होगी, इतने बजे खत्म होगी, इतनी देर तक हम लोगों ने पढ़ाई करी। तो ये वो क्वांटिटी है जो बहुत ज्यादा यूज में आती, लेंथ, मास, टाइम। फिर हम लोगों ने गाड़ी में बैठे कहीं गए तो उसने स्पीड बताना शुरू कर दिया कि हमारी गाड़ी किस स्पीड से चल रही। तो स्पीड भी एक क्वांटिटी हो गई, स्पीड, एक्सलरेशन, एटसेट्रा। चार्ज एक क्वांटिटी हो गई। घर में इलेक्ट्रिक करंट आती है, वो भी क्वांटिटी हो गई। एम्पियर से मेजर करते हैं, मिली एम्पियर से मेजर करते हैं।
तो बहुत सारी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। हीट डिस्कस करेंगे, वो भी एक क्वांटिटी होगी, राइट। तो अब बात आती है कि जब बहुत सारी लॉज हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो इस चीज को बहुत सिंपली पढ़ा कैसे जाए। या तो एक तरीका है कि सारी चीजें रट ली जाए। तो एक चीज और देखने में आती है कि कुछ क्वांटिटीज एक दूसरे से डिपेंडेंट होती हैं। जैसे हमको लेंथ पता है, टाइम पता है, तो जब हम लोग स्पीड डिफाइन करते हैं तो वो स्पीड, लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन आता है। तो जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं स्पीड, तो उसमें लेंथ और टाइम यूज होता है। अब जैसे डिफाइन करते हैं करंट, तो जब करंट डिफाइन करते हैं तो उसमें चार्ज और टाइम यूज होता है। हो सकता है तुम लोगों ने पढ़ा हो कि करंट इज चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। तो जो भी क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं उसमें से कुछ डिपेंडेंट होती है, कुछ इंडिपेंडेंट होती, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे लेंथ का टाइम से कोई मतलब नहीं होगा, बट स्पीड का लेंथ से मतलब होगा, लेंथ का स्पीड से मतलब होगा। अब वो तो हम पढ़ते पढ़ते कन्वेंशंस बनने लगते हैं, तो स्पीड को लिख लेते हैं, तो हमें लगता है कि स्पीड लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती। तो चूंकि हम लोग लेंथ पहले डिफाइन कर चुके थे, टाइम पहले डिफाइन कर चुके, तो ऐसा लगने लगा कि लेंथ और टाइम पर स्पीड डिपेंड करती। हो सकता है हम लोगों ने पहले स्पीड ही डिफाइन कर ली होती। अगर स्पीड बहुत ज्यादा यूज में आती तो हो सकता है स्पीड डिफाइन करते, तो उस समय ये भी तो हो सकता था कि लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यूज करते करते ऐसा लगने लगता है कि लेंथ ज्यादा यूज करी थी तो स्पीड लेंथ पर डिपेंडेंट है। वाइस वर्सा हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि लेंथ स्पीड पर डिपेंडेंट है। तो ये नहीं कह सकते कि कौन किस पर डिपेंडेंट है। इक्वली जैसे स्पीड लेंथ पर डिपेंडेंट है, तो इक्वली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लेंथ स्पीड पर डिपेंडेंट है। और जब ये सारी चीजों को क्लियरली समझेंगे तब समझ में आएगा बेस क्वांटिटीज क्या है। और ज्यादातर जितने भी कोचिंग से टीचर्स पढ़ाते हैं तो वहां पर बेस क्वांटिटीज को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते हैं। अब चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम होगा इसका क्वेश्चन तो मिलना ही है। आईटी के एग्जाम में किसी भी चैप्टर से पूछे ना पूछे, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। डायमेंशन यूनिट से भी आना है, मेजरमेंट से भी आना, और अच्छे खासे क्वेश्चन आने। और सिंपल टॉपिक और क्वांटिटीज जो कि फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं, तो वो ऑलमोस्ट अगर ठीक से पढ़ा है तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जब बात आती क्वांटिटीज की, तो फिर अब बात आती है कि कितना सिंपली इसको पढ़ा जा सकता है। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो एक तो तरीका है कि सारी क्वांटिटीज पढ़ लीजिए, सारी क्वांटिटीज रट लीजिए, लेकिन उनको और अगर सिस्टमैटिकली पढ़ना है, तो जब इन क्वांटिटीज को सिस्टमैटिकली पढ़ना होता है तो हम लोग डिफाइन करते हैं बेस क्वांटिटीज। और दूसरी एक और बात है कि जब भी कोई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे तो उसकी एक यूनिट वैल्यू में डिफाइन करनी पड़ती। तो या तो हम सारी क्वांटिटीज की यूनिट वैल्यू डिफाइन करें, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज बना दी गई। फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हैं या बेस क्वांटिटीज बोल सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज। अब ये सेट क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि किलोग्राम्स मास, तो कोई स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम डिफाइन किया गया होगा। अब उससे कोई मास जितने गुना ज्यादा है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है, तो उसको 1.5 केजी कह देंगे। अब वो जो स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम डिफाइन किया गया था, मेरा मास उससे 70 टाइम्स बड़ा, तो फिर मेरा मास डिफाइंड होगा 70 किलोग्राम। टाइम की हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन कर ली, 1 सेकेंड, 1 मिनट। मैंने लेक्चर पढ़ाया और वो 1 मिनट का 60 टाइम्स था, तो हम लोगों ने बोल दिया कि इस लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स है। तो हम लोग बहुत कम क्वांटिटी चूज करते हैं जिनको फंडामेंटल बोलते हैं, क्योंकि हमें उन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक स्टैंडर्ड यूनिट वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है।
हम ये नहीं कोशिश करेंगे जितनी भी क्वांटिटीज है सारी क्वांटिटीज को एक यूनिट वैल्यू डिफाइन की जाए। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट का जो पहला प्राइमरी पॉइंट होगा कि ये सेट कम से कम क्वांटिटीज का सेट होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट कि इस सेट में कम से कम क्वांटिटीज रखी जाती हैं, मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज are introduced in this set of fundamental quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज जब सेट डिफाइन करते हैं तो इस सेट को डिफाइन करने के पहले यह ख्याल रखना पड़ता है कि इस सेट में कम से कम क्वांटिटीज हो। दूसरा, फंडामेंटल सेट डिफाइन करने में जो भी सेट बनता है उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हो वो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। मतलब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल क्वांटिटीज इन फंडामेंटल सेट must be independent of each other. फंडामेंटल सेट की सारी क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दिस मीन्स one quantity of fundamental set cannot be represented as a combination of other quantities. Other quantities of the set. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। All quantities in fundamental set must be independent of each other. फंडामेंटल सेट की सारी क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है दिस मीन्स वन क्वांटिटी ऑफ फंडामेंटल सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ दैट सेट। फंडामेंटल सेट ऐसा सेट होता है जिस सेट की एक क्वांटिटी उस सेट की बाकी क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हो। तो फंडामेंटल सेट की ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। फंडामेंटल सेट ऐसी क्वांटिटीज का सेट है कि जिसमें कम से कम क्वांटिटीज रखी गई हो, और फंडामेंटल सेट की सारी क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। मतलब फंडामेंटल सेट की एक क्वांटिटी दूसरे बाकी क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना की जा सकती हो। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट, यूनिट वैल्यूज of all quantities of fundamental set are defined so that they are
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या ग्लोबली कह सकते हो। एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को डिफाइन करता है। टाइम के साथ वो बदल भी सकती। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन समझ में आ गई। कम से कम क्वांटिटीज का एक ऐसा सेट, हिंदी में लिख सकते हो, इसको लिखना है कम से कम क्वांटिटीज का एक ऐसा सेट कि जिस सेट की कोई एक क्वांटिटी दूसरे बाकी क्वांटिटीज के फॉर्म्स में ना लिखी जा सकती हो। और फंडामेंटल सेट की जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उन सारी क्वांटिटीज की एक स्टैंडर्ड यूनिट वैल्यू डिफाइन की जाती है और वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होती है। अगर मीटर है तो फंडामेंटल यूनिट है, तो दुनिया में कहीं चले जाओ, इंडिया, अमेरिका, यूके, फ्रांस, 1 मीटर का एक ही मतलब होगा, एक स्पेसिफिक लेंथ होगी। अगर किलोग्राम है तो एक फंडामेंटल यूनिट है, तो कहीं दुनिया के किसी देश में चले जाओ, 1 किलोग्राम का एक ही मतलब होगा। अगर 1 सेकेंड की बात करेगी तो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है। अगर हम 1 सेकेंड कहीं भी चेक करेंगे जाकर के तो सेम ड्यूरेशन को शो करेगा, राइट। तो ये तो हो गया फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन। तो इसको ढंग समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे हम आईटी के एग्जाम की बात कर रहे हैं या बोर्ड, फिजिक्स बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स बहुत से लोगों को बहुत डिफिकल्ट भी लगती है। उसका रीजन होता है कि वो लोग इसको उस तरीके से पढ़ते नहीं जैसे इसको पढ़ा जाना चाहिए। यहां पर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक फिलोसफिकल है, मैथमेटिक्स का रिगरस यूज आएगा। तो जब चीजों को बहुत डेप्थ में समझेंगे, एक डेफिनेशन को कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे, तो शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो हमसे ना हो। लेकिन जब हम लोग सीधे क्वेश्चंस लगाने लगते हैं, चीजों को नहीं समझते हैं, तो वहां प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आ गई होंगी। फंडामेंटल क्वांटिटी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज एक ऐसा क्वांटिटीज का सेट है जिसमें कम से कम क्वांटिटीज रखी जाती है। अब बहुत सारी भर देंगे तो फिर फंडामेंटल का मतलब ही नहीं बचा, जितने से काम चल जाए। और उस सेट की कोई एक क्वांटिटी बाकी क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना की जा सकती हो। और फंडामेंटल सेट में जितनी भी क्वांटिटीज होती है उन सबकी एक स्टैंडर्ड यूनिट वैल्यू डिफाइन की जाती है और वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होती है। इस सेट की एक अच्छी और बात है, फंडामेंटल सेट ऐसे डिफाइन किया जाता है कि फिजिक्स में एग्जिस्ट करने वाली सारी क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से लिखी जा सकती हो। ऑल द एग्जिस्टिंग क्वांटिटीज must be expressed as a combination of क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज लिख देते हैं। बेस क्वांटिटीज, हमारा फंडामेंटल सेट ऐसा होना चाहिए कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में जितनी भी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती वो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट से रिप्रेजेंट की जा सकती हो। तो जो लास्ट पॉइंट लिख देता हूं, 5वां पॉइंट, फंडामेंटल सेट में 7 क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं। देयर आर 7 quantities in fundamental set. वो 7 क्वांटिटीज कौन सी ये भी देख लेते हैं। मास, लेंथ, टाइम,
इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, amount of substance, and luminous intensity. तो हमारा जो फंडामेंटल सेट है उसमें 7 क्वांटिटीज डिफाइन की गई और वो जो 7 क्वांटिटीज हैं मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये तो हो गया डिस्कशन बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल। अब ऐसे गौर से देखते हैं सेट को, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ऐसे हम लोग बात करते हैं कि टाइम को क्या लिख सकते हैं किसी के कॉम्बिनेशन से? तो नहीं लिख सकते। क्या हम लोग मास को लेंथ टाइम से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो एक बार इन सारी प्रॉपर्टीज को फिर से रिवाइज करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट कम से कम क्वांटिटीज का सेट है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट एक ऐसा सेट है कि जिस सेट की कोई भी एक क्वांटिटी उस सेट की बाकी क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से नहीं लिखी जा सकती। मतलब मैं मास को लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से नहीं लिख सकता हूं कि मास को लेंथ अपॉन टाइम या लेंथ इनटू टाइम या लेंथ स्क्वायर इनटू टाइम, ऐसे कॉम्बिनेशंस बना करके ना मास को लिख सकते हैं ना इस सेट की किसी क्वांटिटी को इस सेट की क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट, दिस सेट मस्ट कंटेन मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। दूसरा, ऑल क्वांटिटीज ऑफ दिस सेट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दिस मीन्स वन क्वांटिटी ऑफ फंडामेंटल सेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड as a combination of rest of the other quantities. Next point, third, unit values of all quantities of fundamental set are defined so that they are universally accepted. All the existing quantities of science must be expressed as a combination of base quantities. Physics, chemistry में जितनी भी quantities exist करती हैं वो सारी quantities इन बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से लिखी जानी चाहिए। ऐसी कोई क्वांटिटी फिजिक्स में नहीं मिलेगी कि जिसको इनके फॉर्म में ना लिखा जा सकता। और जो लास्ट पॉइंट है कि फंडामेंटल सेट में 7 क्वांटिटीज डिफाइन करी गई और वो 7 क्वांटिटीज हैं मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब एक डाउट आएगा यहां पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ये मास, ये दोनों अलग चीज है। केमिस्ट्री में मोल का रिगरस यूज होना शुरू हो गया और जब केमिस्ट्री में मोल का रिगरस यूज होना शुरू हो गया तो फिर इस मोल को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया गया। तो मोल को हम लोग यहां पर ऐसे नहीं बोलेंगे कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल का मतलब है कि एंटाइटी होगी 6 × 10⁻23 पार्टिकल का कलेक्शन। तो चूंकि साइंस में मोल बहुत रिगरसली यूज होता है खासकर केमिस्ट्री में, तो बाद में मोल को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इसके पहले ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं थी। अब जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर मोल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये तो हो गया डिस्कशन फंडामेंटल क्वांटिटीज का। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्विक, पहला पॉइंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज में कम से कम क्वांटिटीज होनी चाहिए। वो कितनी होती? 7। फंडामेंटल सेट में जितनी भी क्वांटिटीज, उनमें से कोई भी एक क्वांटिटी बाकी के कॉम्बिनेशन में नहीं लिखी जानी चाहिए, नहीं लिखी जा सकती होगी फंडामेंटल सेट में जितनी। और तीसरा जो पॉइंट था कि फंडामेंटल सेट की सारी क्वांटिटीज की स्टैंडर्ड यूनिट वैल्यूज डिफाइंड होती है। चौथा पॉइंट था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जितनी भी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं
वो सारी क्वांटिटीज उस फंडामेंटल सेट की क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन में लिखी जानी चाहिए, लिखी जा सकती हो। लास्ट पॉइंट, फंडामेंटल सेट में 7 क्वांटिटीज होती है, रटी होनी चाहिए। 7 कौन कौन सी? मास, मेरे साथ बोलो, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक बार बिना देखे बोलना है। पहली मास, दूसरी लेंथ, तीसरी टाइम, चौथी इलेक्ट्रिक करंट। इसका कोई ऑर्डर नहीं वैसे, एक बार फिर से देखते हैं। पहली मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट, फंडामेंटल सेट में कम से कम क्वांटिटीज होनी चाहिए। दूसरा, फंडामेंटल सेट की एक क्वांटिटी बाकी के कॉम्बिनेशन में ना लिखी जा सकती हो। तीसरा, फंडामेंटल सेट की सारी क्वांटिटीज की स्टैंडर्ड यूनिट वैल्यूज डिफाइंड होती हैं। चौथा, ऑल द क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज फ्रॉम फंडामेंटल सेट। और पांचवा पॉइंट कि फंडामेंटल सेट में 7 क्वांटिटीज होती है, वो 7 क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा व्हाट इज फंडामेंटल सेट, या इसी को बोलते हैं बेस क्वांटिटीज का सेट। अब एक बात आती है कि कौन सी संस्था है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को डिफाइन करती है, किसके पास अथॉरिटी है? तो वो संस्था है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, in English, has authority to decide unit values with acceptance. General Conference of Weight and Measures in English has authority to decide unit value and change unit values. इसको यूनिट वैल्यूज डिसाइड करने का और उसको चेंज करने की अथॉरिटी है, लेकिन सबसे डिस्कस करने के बाद। ऐसे कभी हो सकता है जरूरत पड़े कि फिजिक्स है तो नई नई रिसर्च होती रहती है, चेंज होते रहते हैं। सपोज टाइम, अब 1 सेकेंड का ड्यूरेशन मान लो किसी रीजन से चेंज करना पड़ा, तो इस संस्था के पास अथॉरिटी है कि वो 1 सेकेंड के ड्यूरेशन को, इसकी यूनिट वैल्यू को चेंज कर सकती है, लेकिन उसका प्रॉपर सबसे डिस्कशन के बाद। तो फंडामेंटल सेट या बेस क्वांटिटीज का सेट हमें समझ में आ गया। तो एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, फंडामेंटल सेट में कम से कम क्वांटिटीज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, फंडामेंटल सेट की कोई एक क्वांटिटी उस सेट की बाकी क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन में ना लिखी जा सकती हो। ये हो गया दूसरा पॉइंट। फंडामेंटल सेट की क्वांटिटीज की स्टैंडर्ड यूनिट वैल्यूज डिफाइंड होती है, और वो ये संस्था डिफाइन करती है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इन इंग्लिश। और इसी संस्था को अथॉरिटी है कि जो यूनिट वैल्यूज है उनको डिफाइन करना और उनको जरूरत पड़ने पर चेंज कर सकना, या नई फंडामेंटल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस कराना, या कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को हटा देना। ये सारी अथॉरिटी इसके पास है, लेकिन डिस्कशन के बाद। और उन क्वांटिटीज का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। और अगला पॉइंट था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो सारी क्वांटिटीज
फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कोई नई क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी ऐसी जो 20 क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से नहीं लिखी जा सकती है। तो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज उनकी कॉम्बिनेशन से बाकी सारी क्वांटिटीज लिखी जा सकती हो, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। और जो लास्ट पॉइंट था कि फंडामेंटल सेट में 7 क्वांटिटीज हैं, वो 7 क्वांटिटीज कौन सी थी? पहली क्वांटिटी मास, दूसरी क्वांटिटी लेंथ, तीसरी क्वांटिटी टाइम, चौथी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी क्वांटिटी टेम्परेचर, छठवीं क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवीं क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बच्चों इतनी बार बताया तो समझ में आ गया होगा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को डिफाइन करना, उसको चेंज करना, ये अथॉरिटी किसके पास है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इन इंग्लिश, वो भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के साथ, सबके साथ डिस्कशन के बाद, राइट। तो ये तो हो गया फंडामेंटल सेट। तो आज का लेक्चर इतना ही है। तो जो मैंने पढ़ा है उससे समझ में आया होगा। अब क्या करना है तुम्हें? अपनी बुक उठा करके, हाँ एक बुक और रख सकते हो। अगर आईटी जाना है तो ऐसे कोई भी एग्जाम हो, 10+2 लेवल का कोई एग्जाम हो, सजेशन है कि एससीवी फिजिक्स ये सबको अपने पास रखनी चाहिए। और इसको अगर हम सिस्टमैटिकली A to Z पूरा लगाते हैं तो हमें फिजिक्स समझ में आएगी। एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो एक हमें एनसीईआरटी की बुक रखनी है और एक एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रखना है। बाकी जितना मटेरियल होगा मैं देता रहूंगा, पीडीएफ्स आती रहेंगी। तो अगली क्लास से असाइनमेंट मिलना भी शुरू हो जाएगा, उसको सॉल्व करते रहना, सबमिट करना है उसको। तो एक बार क्विक रिकैप। फंडामेंटल क्वांटिटीज कम से कम क्वांटिटीज का ऐसा सेट है कि जिस सेट की एक क्वांटिटी उस सेट की बाकी क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस ना की जा सकती हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट की यूनिट वैल्यू स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन की जाती है और वो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इन इंग्लिश संस्था द्वारा डिफाइन की जाती है। तीसरा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट से जितनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वांटिटीज हैं सब एक्सप्रेस की जानी चाहिए। अगला, फंडामेंटल सेट में 7 क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी।